जय हिंद बच्चों आज मैं आपको महायान युगीन चैत्यगृह के विषय में बताऊंगी। इसके पहले मैंने हीनयान युगीन चैत्यगृह और बिहार के विषय में आपको बताया था, जानकारी प्रदान की थी। अब महायान युगीन चैत्यगृह, हीनयान चैत्यगृहों के लगभग 2 शताब्दी बाद महायान गुफाओं की परंपरा विकसित हुई। सबसे पहले हीनयान चैत्यगृहों की परंपरा विकसित हुई थी, उसके बाद महायान 2 शताब्दी बाद महायान युगीन चैत्यगृह की परंपरा विकसित हुई। वास्तुकला की दृष्टि से यद्यपि कोई विशिष्ट प्रगति नहीं हुई, किंतु बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों के निर्माण से मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ा। अब महायान युगीन चैत्यगृह का कैसे निर्माण हुआ और कहाँ कहाँ बना, तो सबसे पहले महायान चैत्यगृहों के मुख्य केंद्र अजंता, एलोरा तथा औरंगाबाद है। मुख्य केंद्र कौन कौन है? अजंता, एलोरा और औरंगाबाद। इन चैत्यगृहों में भी हीनयान परंपरा की भांति मंडप, स्तूप, प्रदक्षिणा पथ, अर्धवृत्ताकार पृष्ठभाग और ढोलाकार छतों का निर्माण किया गया है। किंतु स्तूप के सम्मुख बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। ये प्रमुख बात है कि स्तूप के एकदम सामने ही बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। सबसे पहले अजंता के विषय में, यहाँ से अजंता से हीनयान और महायान दोनों युग के चैत्यगृह प्राप्त हुए, हीनयान भी और महायान। अजंता में हंसिए के आकार के किनारे किनारे उत्कीर्ण गुफाएं दूर से ही अत्यंत मनोहारी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं देखने में दूर से। यहाँ कुल 28 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा संख्या 19 से 26 महायानी चैत्यगृह हैं। ये गुफाएं 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य बनी हैं। कब से बनी है? 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। गुफा संख्या 19 एक बहुत ही छोटा किंतु सुंदर चैत्यगृह है। गुफा संख्या 19 छोटा है किंतु बहुत सुंदर है। यह 46 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा तथा 38 फीट ऊंचा है। मंडप में 15 स्तंभ किनारे किनारे उत्कीर्ण किए गए हैं तथा 2 स्तंभ एकदम सामने बनाए गए हैं। ठीक, 2 स्तंभ एकदम सामने बनाए गए हैं। स्तंभों के ऊपर पूर्ण घट एवं आला है, आला जहाँ पर दीपक दिया जलाने के लिए बनाया जाता था, आला। स्तंभ एवं दीवार के मध्य प्रदक्षिणा पथ के ऊपर जो छत है वो एकदम सपाट बनी है, किंतु स्तंभों के ऊपर मंडप की छत जो है वो ढोलाकार है। सामने स्तंभों पर टिका हुआ बरामदा है, जिसके ऊपर संगीतशाला थी, म्यूजिक रूम था, संगीतशाला बनाई गई थी। उसके ऊपर स्तंभों के शीर्ष पर घट, आले, तोरण तथा पशु मूर्तियां अलंकरण युक्त हैं। पृष्ठ भाग के अर्धवृत्ताकार भाग में स्तूप उच्च अधिष्ठान पर बने हुए, बहुत ऊंचे पर स्थापित किया गया है। अधिष्ठान 3 खंडों में बना है। स्तूप के किनारे के स्तंभों में दिक्पालों की मूर्तियां अंकित हैं। 22 फीट ऊंचा स्तूप ऊपर छत को स्पर्श करता है। जो 22 फीट ऊंचा स्तूप बना है वो ऊपर की ओर छत को स्पर्श कर रहा है। स्तूप के गुंबदाकार अंड भाग के सामने स्तंभों पर ताखे की भांति छज्जा निकला है,
जिसमें बुद्ध की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। स्तूप के शीर्ष पर हर्मिका और त्रिछत्र यष्टि है, 3 छत्र की यष्टि बनाई गई, स्तंभ बनाए गए हैं। संपूर्ण रचना शैली से यह आभासित होता है कि गांधार कलाकारों की भांति अजंता कलाकार स्तूप की ऊंचाई बढ़ाने में अधिक व्यग्र थे और कुशल भी थे। उनकी इच्छा थी, व्यग्रता थी कि वो उसकी ऊंचाई बढ़ाएं, जैसे कि गांधार कला में देखने को मिलता है। स्तूप की ऊंचाई कितनी अधिक ऊंची बना सकते हैं। गुफा संख्या 26 जो है वो गुफा संख्या 26 गुफा संख्या के बाद 50 वर्ष बाद उत्खनन हुई। जितनी गुफाएं पहले बनी थी उसके बाद गुफा संख्या उसके 50 वर्ष बाद गुफा संख्या 26 का निर्माण हुआ, जिसमें रचनाकार की अनुभूति का सहज ही दर्पण होता है, द्रष्टव्य होता है। यह 68 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा तथा 31 फीट ऊंचा है। इसके 2 प्रवेश द्वार हैं तथा 12 फीट ऊंचे 26 स्तंभ बने हुए। 12 फीट ऊंची जो है वो 26 स्तंभ एक लाइन से बने हैं। अन्य निर्माण शैली जो है वो गुफा संख्या 19 जैसी ही है, किंतु अलंकरण एवं सौंदर्य में उससे अधिक जो है विशिष्ट है। स्तूप को अलंकरणों के भार से इस प्रकार बोझिल कर दिया गया है कि गुफा संख्या 19 के स्तूप का लावण्य एवं रसता इसमें नहीं रह गई है। बहुत अधिक अलंकरण इसमें बनाए गए हैं। इन चैत्य गृहों में न मात्र काष्ठकला की प्रयोग का बहिष्कार किया गया, वरन उसके प्रभाव से वंचित रहने का प्रयास भी किया गया। अब इनमें कोई काष्ठकला का प्रयोग नहीं किया गया है। उस समय तक शिलावर्धकी इस तथ्य से पूर्ण अवगत हो गया था। कलाकार जो पत्थर के शिला में विशिष्ट थे, उसके वास्तुकला में, पत्थर पाषाण वास्तुकला में कलाकार विशिष्ट थे। अब वो अधिक कुशल हो गए थे कि अब उन्हें काष्ठकला का प्रयोग नहीं करना है, जो कि विनष्ट हो जाती है। अब क्या था कि किस उपादान का प्रयोग करना चाहिए, यह कलाकार को पूर्ण रूप से ज्ञात था। अजंता वास्तु कलाकारों ने वास्तुकला में निश्चित रूपेण विकास मार्ग को प्रशस्त किया। अब एलोरा के चैत्य गृह अजंता से भिन्न शैली में निर्मित है। अजंता में ऊंची पहाड़ियों को काटकर ऊंचे चैत्य गृह बने हैं, किंतु एलोरा के कलाकारों ने स्थानीय परिस्थिति के अनुसार नीची पहाड़ियों को काटकर नीचे चैत्य गृहों का निर्माण किया है। 450 ईस्वी 450 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य यहाँ 12 गुफाएं बनाई गई थी। 450 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य यहाँ पर 12 गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफा संख्या 1 से 5 तक की गुफाओं को ढैड़वाड़ा समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। ढैड़वाड़ा, क्या नाम है? ढैड़वाड़ा। गुफा संख्या 5 को महानवाड़ा कहा गया है। गुफा संख्या 6 से 12 तक गुफाओं का द्वितीय समूह है। इनमें चैत्य गृह एवं विहार दोनों सम्मिलित हैं। द्वितीय वर्ग की मुख्य गुफा संख्या 10 है, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा गया है। महानवाड़ा तथा विश्वकर्मा दोनों गुफाएं चैत्य गृह हैं। महानवाड़ा सबसे बड़ी गुफा है। यह 117 फीट लंबी है, 57.5 फीट चौड़ी है। इसमें 24 स्तंभ 2 पंक्तियों में बने हैं, जिससे दोहरे प्रदक्षिणा पथ का निर्माण होता है। दीवारों में 23 लघु कक्ष बने हैं। पृष्ठभाग में अर्धवृत्ताकार भाग है, जिसमें एक वर्गाकार कक्ष बना है। इस वर्गाकार कक्ष में अनुचरों सहित अनुयायियों के साथ महात्मा बुद्ध की मूर्ति
आसन मुद्रा में उत्कीर्ण की गई है। मंडप के मध्य में 2 नीचे एवं पतले समानांतर मंच छोड़े गए हैं। संभवतः मुख्य भिक्षु आमने सामने इन चौकियों पर बैठते थे। विश्वकर्मा के चैत्य गृह अजंता शैली में उत्कीर्ण है। यह 85 फीट लंबा, 44 फीट चौड़ा तथा 34 फीट ऊंचा है। इसमें 28 स्तंभ खुदे हैं जो कुंभ पत्र शैली में हैं। स्तंभ एवं भित्ति के मध्य प्रदक्षिणा पथ अंकित है। प्रायः सभी अंग एकदम सादे हैं। पृष्ठ भाग में स्तूप भी ऊंचा है जिसमें चतुर्दिक ताखे बने हैं। इनमें बुद्ध की आसन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। विश्वकर्मा गुफा का अंतः भाग पूर्ण तार्किक विधि से समायोजित। इनका बाह्य भाग भी अत्यंत विस्तृत है। मुखमंडप के स्थान पर स्तंभों पर टिका एक विशाल प्रांगण है जिसके अग्र एवं पृष्ठ भाग में बरामदा है। अग्र भाग के बरामदे से सटा मुखमंडप है जिसमें अश्वखुर की भांति कीर्ति मुख बने हैं। मुखमंडप 2 मंजिला है जिसके ऊपर के खंड पर संगीतशाला रहा होगा, ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं। कीर्ति मुख के ऊपर 2 छज्जे हैं। छज्जे के दक्षिण भाग में नागर शैली के अमल शिला तथा वाम भाग में द्राविड़ शैली के झरोखे बने हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि विश्वकर्मा गुफा में वास्तु कलाकार ने अनावश्यक अंगों का परित्याग कर नूतन परंपरा का सृजन किया। जो पहले के अनावश्यक अंग थे, अनावश्यक भाग थे, उनका कलाकारों ने परित्याग कर दिया और नई नई परंपराओं का सृजन किया। अब इसके बाद औरंगाबाद नगर से 1 मील उत्तर पहाड़ी में बौद्ध गुफाओं के 3 समूह प्राप्त होते हैं। कितने समूह प्राप्त होते हैं? 3 समूह प्राप्त होते हैं। प्रथम समूह में 1 चैत्यगृह तथा 3 विहार, द्वितीय समूह में 4 विहार तथा तृतीय समूह में 3 गुफाएं हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है। चैत्यगृह अत्यंत ही लघु हैं, छोटे हैं। 40 फीट लंबा एवं 32 फीट चौड़ा है। यह पूर्णतः अजंता की हीनयान गुफाओं की भांति ऊंची पहाड़ियों को काटकर ऊंचे चैत्यगृह बने हैं। किंतु एलोरा के कलाकारों ने जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीची पहाड़ियों को काटकर नीचे चैत्यगृहों का निर्माण किया, ये बहुत विशेष बात है। 450 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य यहाँ पर 12 गुफाएं बनाई गई हैं। गुफा संख्या 1 से 5 तक की गुफाओं की भांति निर्मित है, जिसके पृष्ठ भाग के अर्धवृत्ताकार भाग में स्तूप है। स्तूप के चतुर्दिक कीर्ति तोरण की आकृति अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूलतः हीनयान युग में उत्कीर्ण रहा होगा, किंतु महायान युग में उसे विस्तृत किया गया होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि यह हीनयान से महायान युग में प्रवेश किया, इसका विस्तार किया गया। तो इस प्रकार ये प्रमुख रूप से महायान युगीन चैत्यगृह जो अजंता, एलोरा और औरंगाबाद में निर्मित हुए, उनकी ये प्रमुख विशेषता। और ये तीनों ही चैत्यगृह जो हैं वो महायान युगीन प्रमुख स्थल हैं, अजंता, एलोरा और औरंगाबाद में। तो आपने इस जानकारी को प्राप्त किया। महायान युगीन चैत्यगृह की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और उन पे कहाँ कहाँ अलंकरण, कैसे कैसे वास्तुकला के दृष्टिकोण से वो विकसित हुए, आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।